अरे माइक बंद करो तुम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। A boy records that 4,000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge। ठीक है, तो वर्क डन दिया हुआ है, कितना लगा 4,000 जूल। ठीक है, और कहा चार्ज जो मूव हुआ ट्रांसफर कितना हुआ, Q कितना दिया हुआ है 10 कूलम। तो यहाँ से हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला यही है। ठीक है, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला V = W by Q। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं 4,000 बाई 10 कितना जाएगा 400 जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट्स कहते हैं। तो पोटेंशियल हमको पता है और रेजिस्टेंस दिया है कितना 50 ओम। तो पूछ रहा है करंट कितना फ्लो करेगा। एक रेसिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम, उसका पोटेंशियल निकाल लिए कितना आ गया 400 वोल्ट। तो हमको पता है V = I × R। तो रख दो वैल्यू, V है कितना 400, I निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 50। तो I = कितना आ जाएगा 400 बाई 50 कितना आ जाएगा, करंट = 8 एम्पियर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, देखो एक बार अच्छे से। ठीक है, वर्क डन हमको पता है 4,000 जूल, चार्ज पता है कितना मूव हुआ 10 कूलम। तो पहला फॉर्मूला होता है V = W by Q। पोटेंशियल से पढ़े हैं हम लोग कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज मूव। तो वर्क डन ऊपर और चार्ज मूव हुआ उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 4,000 by 10 कितना जाएगा 400। यह जूल पर कूलम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो पोटेंशियल पता है 400 वोल्ट, रेजिस्टेंस पता है 50 ओम। पूछ रहा है करंट कितना फ्लो करेगा, ओम्स लॉ V = I × R। यहां से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 400 = I × 50, 8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। बताइए नो सर, एक बार बताइए सर। यार सर जहां नहीं समझ में बोलना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कहा देखो R इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए कितना 2 ओम। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का है। तो बहुत सारा रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम का है। अब हम देखो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, हम कंडीशन पहले पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं कि दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। तो याद हमको रखना है कि सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो 6 ओम का है, इसको कितना बनाना है 2 ओम बनाना है। इसका मतलब कैसे जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो अब देख लो R पता है रेजिस्टेंस 1/6। तो हम मान लेते हैं पूछ रहा है कितना 6 ओम का रेजिस्टेंस यूज करेंगे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। तो लिखते हैं R इक्विवेलेंट = R1 सॉरी पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह है 6 ओम का, पहुंचाना है, कम करना है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको कम करना है। तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, अभी पता नहीं है कितना लगेगा, यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/R इक्विवेलेंट कितना है, देखो 2 ओम। तो यहां से रखेंगे फार्मूला में 1/2 = 1/6 + 1/6 + 1/6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा देख लो, 6 ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1 +। ठीक है, इधर आ जाएगा कितना 1/2। तो यहां से इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा 1 + 1 +, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ आ जाएगा 6/2, कितना आ गया 3। तो अगर यहाँ 3 आ गया, इसको मिटाते हैं। अब देखो इधर आ गया 3, तो 3 = 1 + 1 + 1, 3 ही ना लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर 3 है, इधर कितना रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा 3 रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा।
तो इसीलिए पूछा क्या क्वेश्चन में कि अगर हमको 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए और हमारे पास रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ठीक है, तो कितने 6 ओम के रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे। तो हमको पता है कि पहले तो कंबाइन कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि है 6 ओम का और बनाना है 2 ओम का, तो ज्यादा से कम में जाएंगे, हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अब कितना रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो देख लिए इधर आ गया 3, यानी कितना रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, 3 रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा 6 ओम का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ एक 3 आ गया ना, तो इधर 1 + 1 + 1 कितना बार लेना पड़ेगा, 3 बार, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 ओम इज इक्वल टू 3। है समझ में, पूछ रहा है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम का, तो कितना होगा, फिर से बताएं। नो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मान लो दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा तो वहां इतना रखते और इधर देखते कि इधर 6 आया तो इधर भी कितना लाना पड़ता, 6। तो हमको 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए कितना रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, 3 ही बार 1 को लिखना पड़ेगा, यानी 1/6 + 1/6 + 1/6, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्या सर्किट के डायग्राम में रेजिस्टेंस और जैसे रेसिस्टर उसको कर रहे हैं, ठीक है, रेसिस्टर जो हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली यह क्या है, रेसिस्टर ही तो है, और इसका प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन है, देखो 2 डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट किए, तो फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम। हमको पता है सीरीज में क्या होता है, V बढ़ जाता है, V डिफरेंट हो जाता है, करंट सेम रह जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में V सेम रह जाएगा। अब ऐसे भी हमको ध्यान रखना है कि घर में जितना हम डिवाइस यूज करते हैं सब पैरेलल में लगाया जाता है और सबके ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट, यानी सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। पूछ रहा है पैरेलल में क्या सेम रहता है, तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में पूछता तो सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में पूछा है कि 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिए थे, क्या सेम रहेगा, तो दोनों का V सेम रहेगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आसान क्वेश्चन था। 3 हो गया ना, 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 4 है, देखो ए फ्यूज वायर, फोर में देखो कहा एक फ्यूज वायर है, बार बार जल जाता है, फ्यूज वायर बार बार उड़ जाता है, अगर हम उसको हीटर में यूज करते हैं तो कहा कि फ्यूज वायर जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या चेंज लाना पड़ेगा कि जल्दी जले नहीं, उड़े नहीं। तो फ्यूज वायर ऐसे समझ लो, फ्यूज वायर ड्रॉ किए हैं और इस फ्यूज वायर के इधर हम क्या लगा दिए हैं, हीटर लगा दिए हैं। अब हीटर इससे करंट ड्रॉ कर रहा है, हीटर को करंट चाहिए ज्यादा, अब इसका कैपेसिटी है कम, तब ना उड़ जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट कम जा रहा है, करंट इसमें आसानी से नहीं जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस अभी क्या है, देखो क्यों चल जा रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, हीटर करंट ले रहा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तब ना चल जा रहा है, तो हमको करंट इसमें पास कब आसानी से होगा, जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, कब नहीं उड़ेगा, तो फ्यूज ब्लो आउट कब नहीं होगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, लो करना है। और हमको पता है रेजिस्टेंस लो कब होगा, जब तार के मोटाई को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, पतला पाइप है उसमें कम पानी जाता है, मोटा पाइप हो जाएगा पानी क्या होगा, ज्यादा जाएगा, यानी कि करंट पतला वायर में कम जाएगा और मोटा फ्यूज वायर में करंट क्या होगा, ज्यादा जाएगा। तो करंट जा रहा है ज्यादा और फ्यूज वायर है पतला, बार बार उड़ जा रहा है, तो इसलिए हमको उस फ्यूज वायर के जगह किसका यूज करना पड़ेगा, वैसा फ्यूज वायर जो मोटा, मोटा का मतलब जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो यहाँ लिख देंगे रेडियस क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए,
वैसा फ्यूज वायर यूज करेंगे जिसका रेडियस क्या हो, इससे ज्यादा हो, तो वो नहीं उड़ेगा क्योंकि उसमें करंट आसानी से पास हो जाएगा। यह पतला वायर है जिसका रेसिस्टेंस हाई है, इसके जगह मोटा तार यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फिर यह हीटर लगा भी देंगे तो उड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो मोर रेडियस होगा इसका आंसर। 5 नंबर में देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 5 नंबर में कह रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ड्रॉ किया, इसके बाद दूसरा ऐसे ड्रॉ किया ना, ऊपर नहीं है दूसरा, चलो अब पूछ रहा है ए, यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी। हम यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट क्या, सी मान लेते हैं। अब इसको क्या किया, इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ ए से चलते हैं, तो ए से जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा। अब इधर पॉइंट क्या है सी, लेकिन हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अगर ये तार नहीं रहता, ठीक है, तो अगर ये तार नहीं रहता तो इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते थे हम लोग कैसे, सीरीज में। तो इसका ये 4 ओम है और ये कितना है 6 ओम है। ये दिया हुआ है 4 ओम और ये दिया हुआ है 6 ओम। अगर ऐसा फिगर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता है, सीरीज में क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तब। लेकिन गलती क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक तार लाके यहाँ जोड़ दिया इसको। अब यहाँ से इस तार को जोड़ दिया तो करंट इससे नहीं जाएगा, करंट इसी से चला जाएगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल रह जाएगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी। तो इस रेजिस्टेंस को लगाने से कोई फायदा नहीं है, उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। इसका मतलब सर्किट में सिर्फ कौन काम करेगा, ए से बी के बीच में कौन काम करेगा, सिर्फ यही रेजिस्टेंस काम करेगा। क्योंकि जो करंट यहाँ पर वही करंट यहाँ पर, जो पोटेंशियल यहाँ पर वही पोटेंशियल यहाँ पर, तो फिर इसका कोई काम नहीं रहा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया ना। पहले करंट इधर से जा रहा था तो इसका काम था, अब इसको जोड़ दिया इधर से, इधर करंट नहीं भी जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम रेजिस्टेंस के बीच में बोल दिया, देखो ऐसे, अभी यहाँ दे दिया, मान लो ए और बी, यहाँ पे दे दिया 4 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लो, तो अभी इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। पोटेंशियल मान लेते हैं जितना है, पोटेंशियल है 6 वोल्ट मान लेते हैं। अब एक तार को लिया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम इसको इससे जोड़ दिए ना। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ, वही पोटेंशियल यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कनेक्टिंग वायर अगर लगा देंगे दो रेजिस्टेंस के एंड पे, तो फिर उस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो देख लो, इस रेजिस्टेंस के एंड पे लगा दिए हैं, तो 6 ओम का रहे चाहे मत रहे, कोई वैल्यू उसका नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, 4 ओम वाला। तो इसीलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम होगा। समझ में आया क्वेश्चन? आया समझ में? यस सर। एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या किया, एक बार रिवाइज करा देते, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, अगर दे दिया तो समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहा है। सिंपल बस डायग्राम समझ लो। एक ऐसे रेजिस्टेंस है, अभी दोनों क्या है, सीरीज में है, एंड टू एंड है। अगर हम यहाँ पे एक वायर लाके जोड़ देते हैं, इस वायर का मतलब कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। होता तो नहीं है, लेकिन हम कितना मानते हैं, 0 मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इसको ऐसे जोड़ दिए तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि करंट ऐसे आएगा, जितना इसे पास किया इधर से आके, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया था, तो क्या किया, यहाँ से एक तार लिया और ऐसे जोड़ दिया। तो इस 4 ओम का तो ठीक है, काम करेगा क्योंकि करंट इसी से होकर जाएगा। लेकिन जब यहाँ जाएगा तो इसके पास 2 रास्ता है, तो अगर ये नहीं रहता वायर तो इससे जाता, तो इसको भी ऐड करना पड़ता। लेकिन अगर ये लग गया है, वायर बाहर से लग गया, तो अब इसी रास्ते से करंट फ्लो कर जाएगा।
तो जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का, क्योंकि इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो सेम पोटेंशियल पे होगा। यानी जो पोटेंशियल AC के बीच वही पोटेंशियल AB के बीच, क्योंकि C और B का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसीलिए आंसर कितना होगा, 4 ओम होगा। इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। इसका फिगर कहाँ था? फिगर का ये था, तुम सोया सोया का कोई बात है सर, इसमें से E नंबर करके C नंबर फिगर दे दिए थे, क्वेश्चन था E नंबर, तो बुद्धरू पगलाएगा कि नहीं? मेरा भी गलत हो गया आसिफ, वही तो बोल मेरा भी गलत हो गया। नंबर तो देवे करेंगे, C नंबर का है आप दे लिख दिए, सब गलती आप ही करिएगा, वो वैसे थोड़ी ना होता। आप नंबर दीजिएगा। 6 नंबर में ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द V वर्सेस I ग्राफ। अब कह रहा है देखो ग्राफ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ इधर पहले पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, शायद सर पढ़ाए होंगे, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको कहाँ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको ड्रॉ करते हैं वाई पे। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी हमारे कंट्रोल में है, बैटरी हम बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, यानी इंडिपेंडेंट बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट कौन है, करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किसको, आई को। एक सेकंड ऊपर, ठीक है, बता रहे हैं। ड्रॉ करो, 3 लाइन ड्रॉ करो। देखो आई है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होता है उसको एक्स एक्सिस पे, बी क्या है, इंडिपेंडेंट है या किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। लेकिन दूसरा है करंट, तो यह डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल को कम करेंगे करंट कम होगा। अब देखो ड्रॉ कर लिए V वर्सेस I ग्राफ। अब कहा कि 3 रेजिस्टेंस है तो 3 लाइन बना, ओम्स लॉ है, तो अगर एक का बनाते तो एक स्ट्रेट लाइन, 2 का बनाते तो 2, 3 का बनाए तो 3। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ मान लेते हैं कितना है, 5 वोल्ट मान लेते हैं, तो इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू मान लेते हैं, देखो यहाँ से डॉटेड लाइन मिलाएंगे, यहाँ मान लेते हैं 2, यहाँ मान लेते हैं 4, और यहाँ मान लेते हैं 6, कुछ भी वैल्यू होगा मान लेते हैं। अब देखो सेम पोटेंशियल पे R1 का जो करंट है, सेम पोटेंशियल पे हमको पता है सबका पोटेंशियल कितना है, सबका पोटेंशियल यहाँ रखे हैं 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पे हम देखते हैं R1 में करंट कितना है, R1 में करंट 2 एम्पियर, R2 में करंट देखो कितना है उसी पोटेंशियल पे 4 एम्पियर, और R3 में करंट कितना है देखो इसी पे 6 एम्पियर। अब बताओ रेसिस्टेंस कम तो करंट क्या होगा, ज्यादा। हमको पता है कि रेसिस्टेंस जिसका कम होता है उसमें करंट ज्यादा होता है, यानी रेसिस्टेंस देखो 6 एम्पियर कौन ज्यादा है, 6 एम्पियर इज ग्रेटर देन 2 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर देन 2 एम्पियर, ये तो पता ही है 6 एम्पियर ज्यादा होता है सबसे। तो यहाँ पे इस रेसिस्टेंस में सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, R1 में करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, सेम पोटेंशियल पे देखो R1 में करंट मैक्सिमम है, तो R1 में करंट मैक्सिमम तो रेसिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम, यानी सबसे छोटा वैल्यू रेसिस्टेंस का किसका होगा, R1 का। इसके बाद करंट कम थोड़ा जा रहा है किसमें, R2 में, लेकिन R3 से तो ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब यह R1 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि करंट इसमें R1 से कम जा रहा है, तो करंट जिसमें कम जाएगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो R1 से बड़ा होगा R2, और R2 से भी बड़ा सबसे कम करंट जिसमें जाएगा उसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, यानी R3 रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। यही पर ठीक करना था।
फिर से समझाएं कि समझ में आ गया? नो सर, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी पढ़ाई है तो उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो समझा देते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी हमको पता है दो ही चीज पे चेंज होता है, जब मटेरियल चेंज करते हैं तब, और जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तब। तो रेसिस्टिविटी दो ही चीज पे चेंज ही होता है, या तो हम सिल्वर की जगह कॉपर वायर ले लें, या फिर उस कॉपर वायर का टेम्परेचर बढ़ा दे या घटा दे, तभी रेसिस्टिविटी चेंज होगा। अब रेसिस्टिविटी ना तो तार को लंबा करेंगे या छोटा करेंगे, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी जो है, या मटेरियल चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। कब सेम रहेगा? जब वायर सीधा था, इसको हम मोड़ दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे घर में तार सीधा ले जाए तो करंट ज्यादा जाता है, घर में तार को मोड़ देते तो करंट कम जाता है ना, वोल्टेज कम हो जाता है। देखा कि नहीं देखा? क्या देखा, रास्ता टेढ़ा रहता है तो टाइम ज्यादा लगता है कि नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? वैसे कोई इसका लॉजिक मतलब है? शेप चेंज करने से रेसिस्टिविटी पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आंसर होगा द रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज इफ वी चेंज द शेप ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का हम शेप चेंज कर देंगे तो रेसिस्टिविटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर और मटेरियल दोनों से अंतर पड़ता है, टेम्परेचर बदल देंगे तब भी अलग हो जाएगा रेसिस्टिविटी, मटेरियल चेंज कर देंगे तब भी, या फिर दोनों चेंज कर देंगे तब भी। एक ऑप्शन बचा कौन सा? शेप। तो शेप ऑफ द कंडक्टर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। इसके बाद है 1 नंबर क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 ओम और 4 ओम के दो रेसिस्टर्स हैं सीरीज में 6 वोल्ट बैटरी के साथ, तो हीट कितना होगा? ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखो, बाकी सब तो आसान है, बस फिजिक्स में ही दम था। In an electrical circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series. ऐसे ज्वाइंट है, ठीक है? 2 ओम और 4 ओम दो रेसिस्टर्स है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब कहा कि इसके बीच जो बैटरी लगा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इस बैटरी का 6 वोल्ट दिया, ठीक है? चलो अब कह रहा है हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकंड। अब कह रहा है कि यह कितना हीट डिसिपेट करेगा, टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड। तो ध्यान से देखो, H इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है I स्क्वायर RT, यही फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस तो पता है, टाइम भी पता है, निकालना क्या है? करंट। तो पहले सर्किट में करंट निकालते हैं, ठीक है? तो सर्किट में करंट हमको पता है कि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, तो पहले हम सीरीज का सर्किट का करंट निकालते हैं। तो सर्किट के करंट के लिए पहले R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम सर्किट का, और वोल्टेज ऑफ द सर्किट कितना है? 6 वोल्ट। तो I कितना होगा? तो हमको पता है I इज इक्वल टू V बाई R। तो V भी 6, R भी 6, यानी I आ जाएगा कितना? 1 एम्पियर। तो हमको पता है, ध्यान से देखो, सीरीज में क्या होता है? करंट हर जगह सेम होता है। सर्किट में यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर, और यहाँ भी करंट कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर, यहाँ भी करंट कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। अब पूछ रहा है 4 ओम के लिए, 2 ओम के लिए पूछता था 2 ओम का निकालते। पूछ रहा है 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है सर्किट में वह कितना हीट देगा 5 सेकंड में, ठीक है? तो फार्मूला लगाओ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। किसके लिए? तो I तो सेम है सब में, सर्किट में है जो रेजिस्टेंस में, यानी 1 का स्क्वायर रेजिस्टेंस 4 ओम के लिए कहेगा तो 4 ओम के लिए, 2 ओम के लिए कहेगा तो 2 ओम के लिए, सर्किट के लिए कहेगा तो सर्किट के लिए। तो कहा 4 ओम के लिए, तो 4 इनटू टाइम कितना है? 5 सेकंड, सेकंड में ही रखते हैं, ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा? 20 हीट। कैसे? हीट एनर्जी ना है, एनर्जी कैसे काम करते हैं? जूल में। फिर से समझाएं, एक बार देख लो ध्यान से, कंफ्यूजन होगा। दो रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम और 4 ओम का, सीरीज में लगाया, सीरीज में लगा दिए। तो पहले तो हमको करंट निकालना होगा, सर्किट का करंट कितना होगा?
तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 और 4 कितना 6, तो 6 ओम रेजिस्टेंस और 6 वोल्ट पोटेंशियल, तो VI इज इक्वल टू V बाई R। सर्किट का करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको पता है जो करंट सर्किट में वही करंट सारे रेजिस्टेंस में फ्लो करता है, यानी इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, और सर्किट में कहीं भी देखेंगे तो करंट कितना रहेगा 1 एम्पियर। तो इसके लिए पूछ रहा है 4 ओम के लिए, तो 4 ओम में टाइम दिया 5 सेकंड, रेजिस्टेंस पता है 4 ओम और करंट पता आ गया कितना 1 एम्पियर। तो हीट का फार्मूला पता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, R का वैल्यू 4, टाइम रहा 5 सेकंड, यानी H इज इक्वल टू 20 जूल। खत्म हो गया, आया समझ में? आया समझ में आया? यस सर, यस सर। अब देखो पेज नंबर 2 में जो नोट्स लिखा है उसमें थोड़ा सुधार कर लेना। जब हम बैटरी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यह पॉजिटिव टर्मिनल है और यह नेगेटिव टर्मिनल है, इसको लिख लेना। पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल, ठीक है, लिख लेना, उसमें गलती लिखवा दी है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है लो पोटेंशियल पे होता है। तो करंट फ्लो करता है, हमको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट का पूछेगा तो करंट फ्लो करता है कैसे, हाई से लो की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन पूछा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ना, यानी इलेक्ट्रॉन चलेगा लो से कहां की तरफ, हाई की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का जो चलने का डायरेक्शन है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर पूछ दिया एग्जाम में कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो तुरंत लिख देना करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इसके अलावा याद रखना कि पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। सुधार लेना थोड़ा सा, पेज नंबर 2 में लिखा हुआ नोट्स में देखना, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है लो पोटेंशियल पे होता है। तो हमको पता है इलेक्ट्रो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई से लो की तरफ, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लो से हाई की तरफ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V सर I स्क्वायर होता है, ठीक है, या फिर इसको लिखेंगे तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो अगर वोल्टेज को सेम रखते हैं तो देखो यहाँ जो फार्मूला होता है पावर का V स्क्वायर बाई R होता है, तो यहाँ देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। लिख देते हैं व्हेन V इज कांस्टेंट, जब V को हम कांस्टेंट रखेंगे तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई। अगर V को कांस्टेंट रख देते हैं तो V स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। पावर जो होता है सर्किट का रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर हाँ बोलो। आई नंबर में क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, देखो करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लेकिन करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का उल्टा होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का ना पूछ रहा है सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और नेगेटिव होता है लो पोटेंशियल पे और पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल पे। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लो से हाई या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हायर से लोअर की तरफ, ठीक है।
खत्म हो गया फिजिक्स, इसी में ज्यादा दिक्कत था ना। टाइम भी हो गया। हाँ तो चलो नेक्स्ट क्लास में मंडे को केमिस्ट्री और बायो होगा ना, तो केमिस्ट्री और बायो उस दिन सोल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कल नहीं रखेंगे। कल भी आप ही का ना है सर? हाँ कल नहीं रखेंगे, केमिस्ट्री है, ठीक है। और इसके बाद क्या था, बायो ना, केमिस्ट्री और बायो सोल्व कर देंगे। कितना मिनट टाइम बचा है? 6 मिनट है ना। चलो एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है। MnO2 प्लस HCl क्या बन गया, MnCl2 प्लस H2 था, H2O और प्लस में Cl2। अब देखो यहां से इसको अगर देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, तो हमको पता है यहाँ हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। अब एक का रिडक्शन होगा तो इसका तो ऐसे भी हमको पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन। या फिर दूसरा तरीका, या देखो HCl से क्या बन गया, Cl2 बन गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पूछा था कौन सा सब्सटेंस, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछा था कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो हमको पता है HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहला ऑप्शन था शायद HCl। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो जिसका रिडक्शन होगा यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, यहाँ पे HCl, इधर का बात नहीं, इधर तो प्रोडक्ट ना बना। अरे ऑक्सीडाइज रिड्यूस यही दोनों होगा, जो प्रोडक्ट लेंगे वही ना, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बना। MnO2 ना होगा सर? MnO2 ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो नहीं पढ़ा है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को थोड़े ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसको रिडक्शन ना कहते हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड होता तब ना उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, यहाँ तो ऑक्सीजन हट रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन जिससे रिमूव रिडक्शन होता है, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसका क्या, जिसमें हाइड्रोजन हट जाए, सॉरी यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था Cl2 में बदल गया, तो यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है ना, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ठीक है, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। उल्टा होता है, पढ़ लेना एक बार डेफिनेशन। ठीक। दूसरा है ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कह रहा है कि फूड जिसमें फैट या ऑयल होता है उसमें लोग क्या डालते हैं, सब रैंसिड लिखा है, मारेगा तुम लोग को, सब रैंसिड लिखा, वो तो रैंसिड हो जाता है ना। हम उसमें ऐड क्या करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं गधा, नाइट्रोजन BST सबने लिखा है साहब आपका गलती। वो तो भरते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जो डालते हैं सब्सटेंस, जो केमिकल डालते हैं कि खराब ना हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, वह क्या सब्सटेंस का नाम क्या है जिसको हम डालते हैं वैसे फूड में जो फैट या ऑयल वो कंटेनिंग होता है, तो उसमें हम लोग बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेंट थोड़ा डालेंगे, ऑक्सीडेशन तो कम ही करना है, ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो हम क्या डालेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में पहले भी एक्सपेरिमेंट बताए थे, एक्सपेरिमेंट में भी बताए थे, वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है। अगर देखो ध्यान से इसको देखते हैं, H2O इसको हम तोड़ते हैं तो बनेगा H2 प्लस O2, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखो इसका 2 मोल बनेगा तो इसका कितना मोल बनेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 1, यानी कि हाइड्रोजन बनेगा 2 मोल, ऑक्सीजन कितना बनेगा 1 मोल, तो रेशियो कितना होगा 2:1। यस। इसमें भी गलती किया सर। अब आयरन का रिएक्शन होता है, आयरन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। आयरन का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ,
आयरन का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा AgCl2 और साथ में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो AgCl2 है ना, तो यहाँ AgCl2 है, Ag और Cl क्या होता है और Cl कितना है 2 और माइनस यानी इसको यहाँ देखो आयरन क्लोराइड बनेगा, इसका फार्मूला होता है AgCl2 साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। वैलेंसी 2 है कि 3 है, यही पूछा है। तो Ag और इसका कितना एटम है 2, तो नेट चार्ज इस पे -2, तो इस पे नेट चार्ज कितना आना चाहिए +2, यानी लिखेंगे आयरन 2 और फेरस 2 क्लोराइड, फेरस 2 क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल इसमें दिया है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सिल्वर आयोडाइड बनेगा, लीड आयोडाइड बनता था तो येलो कलर का होता था, ठीक है। इसके पहले और लेकिन सिल्वर कैसा कलर का होता है और AgI कैसा कलर का होगा, व्हाइट कलर का। प्रभाकर माइक बंद करो। लीड के जगह हम क्या ले लिए हैं, लीड के जगह सिल्वर ले लिए, तो लीड येलो कलर का होता है, लीड नाइट्रेट लिए थे तो यहाँ लीड आयोडाइड बना था, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में बनेगा। और सिल्वर अगर ले लेंगे तो सिल्वर में जो होगा उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि जब हम रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड का सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या बनता है, व्हाइट कलर का सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। रिएक्शन भी लिख दिया? नो सर बोल दिए ना। Which of the following process involves